नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीएलटी हिंदी मेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर पर आप सभी से बातचीत करेंगे और सिर्फ बातचीत ही नहीं करेंगे, बल्कि खंड अ के अंतर्गत जो 10 प्रश्न पूछे गए थे 8-8 अंकों के, उनको हमने यहाँ पर हल किया है। आमतौर पर आप देखते हैं कि एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र को हल कराना काफ़ी आसान होता है और जल्दी से हम उसको हल कर लेते हैं और उनका उत्तर भी सटीक होता है। लेकिन जब हम मेंस एग्जाम के प्रश्न पत्र को हल कराते हैं तो ये हल कराना चुनौतीपूर्ण भी होता है और मेहनत भी इसमें लगती है। तो चूंकि हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और बहुत उम्मीद है कि आखिरकार वे मेंस के एग्जाम में क्या लिख कर आए हैं, या फिर ऐसे परीक्षार्थी या विद्यार्थी जो आगे लिखित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी जीआईसी, जीडीसी, हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी ट्री, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, जितनी भी लिखित परीक्षाओं पर आधारित भर्तियां आगे प्रस्तावित हैं या फिर पाठ्यक्रम में बदलाव होकर लिखित परीक्षा पर जोर देने की बात की जा रही है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही यूपीएलटी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन और विश्लेषण कर लिया है और बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि आप सभी के लिए जो भी हमने पुस्तक लिखी हुई थी उसी में से ज़्यादातर प्रश्न आए थे, थोड़े से मॉडिफाई करके आए थे, लेकिन उनके उत्तर वही थे जो कि आपको लिखने थे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कहा कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करते समय उत्तर में 10% का अंतर होता ही होता है। कोई कितना भी आपको सटीक तरीके से बताए, 10% का अंतर हो जाता है और यही खूबसूरती है सब्जेक्टिव एग्जाम का कि प्रश्न तो सबके लिए बराबर होता है, समान होता है, लेकिन उसको समझने, उसको विश्लेषित करने का ढंग, अंदाज सबका अलग-अलग होता है। इसलिए आपको प्रश्न के उत्तर को देखकर घबराना नहीं है कि हमने तो इसमें फला चीज लिखा था, ढेका चीज लिखा था। 10% का अंतर आप मानकर चलिए। तो चलते हम बात करते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर जो कि एक आइडियल रूप में आपके सामने होने चाहिए। एकदम से रियल या ओरिजिनल मैं नहीं कहूंगा, आइडियल की फला प्रश्न का उत्तर फला तरीके से होना चाहिए। अगर उसमें 19-20 का अंतर होता है तो उसको लेकर आप माथापच्ची नहीं करेंगे, आप तनाव नहीं लेंगे, आप घबराएंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि खंड अ के अंतर्गत 125 शब्द सीमा निर्धारित की गई है, वो भी अधिकतम है। आप देखेंगे कि जब हम 10 प्रश्न को हल करेंगे तो उनकी शब्द सीमा में बड़ा उतार चढ़ाव है। जहां पर आप देखेंगे कि समीक्षात्मक प्रश्न है या फिर मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न है, वहां पर शब्द सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर हम शब्द सीमा को कम करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा उत्तर अपूर्णता की ओर जाने लगता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि कुछ के शब्द सीमा को लेकर आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा है और कुछ को लगेगा कि इसमें कम है, लेकिन आप देखेंगे अल्टीमेट आप देखेंगे कि निर्धारित समय सीमा में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश है और सही तरीके से मार्गदर्शन देने का प्रयास है कि भाई जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, अब वो किसी पेड कोर्स या फीस देकर फंसे हुए नहीं है, बल्कि उन्मुक्त भाव से, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है, उसी तरीके से आप सभी इस चैनल से प्रेम करते हैं, एक तरफा प्रेम करते हैं और उसके प्रमाण है आप सभी के कमेंट। तो सवाल पूछा गया था कि आदिकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए। तो इसकी शुरुआत आपको करना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल, खंड, सीमा और नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवादित काल आदिकाल रहा है, जिसमें युग प्रवृत्ति, भाषा, रचनाओं की प्रामाणिकता
आदि जटिलताएं शामिल हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने इसे चारण काल कहा। उनका यह नामकरण समावेशी न होकर एक पक्षीय कहा जा सकता है। इससे आदिकालीन अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां छूट जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप चाहते तो एक तरफ ग्रियर्सन लिख देते, एक तरफ चारण काल लिख देते और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता। लेकिन प्रश्न जो कह रहा है कि मतों की समीक्षा करना है। आपने न सिर्फ बतलाया कि ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा था, अगर उन्होंने चारण काल कहा तो क्या उसमें कमियां रही, उसका भी उल्लेख आपने कर दिया। यही है समीक्षा। ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। इसी से मिलता जुलता नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल दिया। इन दोनों नामों में शुरुआत का बोध तो है, लेकिन अस्पष्टता है। रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी दृष्टि के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल कहा। नामकरण को लेकर वे लिखते हैं, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। शुक्ल जी ने काल विशेष की 12 रचनाओं के आधार पर यह नाम दिया था। शुक्ल जी के नामकरण में समावेशी दृष्टि का अभाव है। इस कारण विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे महत्वपूर्ण कवि छूट जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा। भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टि से इस नामकरण में पूर्णता दिखाई पड़ती है। इसके कारण सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य की धारा भी शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आदिकाल वैविध्य साहित्य से भरा हुआ कालखंड था। उसे कोई एक प्रवृत्ति परक नाम देना अतार्किक है। समावेशी प्रवृत्ति की दृष्टि से इसे आदिकाल कहना तर्कसंगत लगता है। इस काल में उभरने वाली वीरता, भक्ति और श्रृंगार परक जैसी प्रवृत्तियां आगे के कालखंडों में विकसित होती रही। तो इस तरीके से आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। आपने बता दिया कि आदिकाल के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों के क्या मत रहे और उन मतों की आपने समीक्षा की, न कि केवल आपने जानकारी देकर आगे अपने को बढ़ा लिया। इसी तरीके से उत्तर लिखना था। अगर किसी ने केवल वन लाइनर सरस्वती गोविंद पांडे की तरह अगर लिखा होगा तो मे बी उसके आंसर में, उसके अंकों में कुछ कटौती की जा सकती है। केवल फैक्चुअल नहीं, उसकी जानकारी तो आपके एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम में ले ली गई है। आप क्वालिफाई करके ही मेंस में गए हुए हैं। अगला प्रश्न था कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। यानी कि यहां पर भी आपको समीक्षा करना है, विवेचना इसकी करनी है कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हिंदी में राम काव्य परंपरा की विकास परंपरा को ध्यान में रखते हुए सवाल नहीं पूछा गया है। यहाँ पर सवाल पूछने का उद्देश्य भक्ति काल की जो राम काव्य परंपरा है उसी से जुड़ा हुआ है। तमाम विद्यार्थियों ने इसको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जोड़ने का प्रयास किया होगा। ठीक है, 10% में हम उसको रख सकते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रश्नों को देखना और समझना भी होता है। अगर यहाँ पर सवाल होता कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की विकास पर चर्चा कीजिए या फिर उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए, तब आप आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो संशय की रात है कविता, वहां तक आप इसको ले जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछे जाने का उद्देश्य रहा है वो भक्ति काल तक ही सीमित है। आप बतलाएंगे कि राम काव्य परंपरा सगुण भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसके अंतर्गत तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, विष्णुदास, प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदय राम जैसे प्रमुख कवि हैं। अब हमने यहाँ पर केशवदास रखा हुआ है, तो जो नए विद्यार्थी हैं वो थोड़े से भौचक रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आपने तो रीतिकाल का बतला दिया। लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जो पैदा तो बहुत पहले हुए, लेकिन उनकी रचनाओं के आधार पर उनको विशेष कालखंड में रखा जाता है। केशवदास भी उसी टाइप के कवि रहे। ये एक तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो समय रहा है वो भक्ति काल के आसपास में रहा है, जीवन काल, लेकिन इनकी रचनाओं की जो विशेषताएं रही वो रीतिकाल से जुड़ती हैं। लेकिन इन्होंने
रामचंद्रिका लिखकर अपने को राम काव्य परंपरा में शामिल किया हुआ है, तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता। और ये भी आप जानते हैं कि रामचंद्रिका उन्होंने रामचरितमानस की प्रतिक्रिया में लिखा और 1-2 दिन में ही इसको लिखकर पूरा कर दिया। जहां इन कवियों का योगदान रहा, वहीं राम काव्य परंपरा के विकास में रामानुज और रामानंद जैसे वैष्णव मतावलंबी आचार्यों की अहम भूमिका रही। राम काव्य की अगर प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें, जैसे यहाँ पर प्रवृत्तियां लिखा हुआ है, तो आप भी अपने आंसर में प्रवृत्तियां ही लिखेंगे, विशेषताएं इत्यादि नहीं लिखेंगे या फिर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा प्रश्न है उसी से जोड़कर शब्दों को रखना है। राम का सगुण रूप। संत कवि कबीर ने राम के निर्गुण रूप का महत्व बतलाया था, लेकिन राम भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनके सगुण रूप को प्रस्तुत किया और कथन हो गया, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। मर्यादा का ध्यान। राम भक्त कवियों ने नैतिकता और मर्यादा पर जोर दिया है। परिणाम स्वरूप राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम से संबोधित किया। कवियों ने राम राज्य की कल्पना भी की। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहुई नहीं व्यापा। लोक मंगल की स्थापना। राम भक्त कवियों की कविताओं में लोक मंगल की भावना अभिव्यक्त की गई है। इसमें लोक मंगल को जीवन का सार बतलाया गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। समन्वयवादी चेतना। सूफी कवियों की तरह राम काव्य में भी समन्वय पर जोर दिया गया। इस काव्य में तुलसीदास ने समन्वय की विचार चेष्टा की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास ने निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव और अनेक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय का प्रयास किया है। अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, गावई श्रुति पुराण बुध वेदा। राम काव्य में भक्ति भावना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक समस्याओं का चित्रण भी कवियों ने किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, वणिक को वणिज न, चाकर को चाकरी। काव्य रूप और भाषा। राम काव्य की कविताएं मूलतः प्रबंधात्मक हैं, कुछ रचनाएं मुक्तक भी हैं। रामचरितमानस इस धारा का प्रमुख महाकाव्य है और विनय पत्रिका मुक्तक काव्य। इस काव्य की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। इनकी अवधि संस्कृत निष्ठ है। इस शाखा के कवियों ने कवित्व, चौपाई और दोहा मिश्रित कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, तो इसकी एक लड़ी राम काव्य है। इस शाखा के कवियों ने भक्ति भावना के साथ ही तत्कालीन समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। तो ये तो राम काव्य परंपरा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, उसको लेकर हमने आप सभी से चर्चा की। और अक्सर हम मॉडल पेपर को हल कराते समय आप सभी से कहते थे कि 8 नंबर का है, तो कम से कम 4 प्रवृत्तियों का आप उल्लेख करें और संतुलित उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कोटेशन में कुछ मुझे कमी लग रही है, इसको और ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, बिहारी सतसई का महत्व स्थापित कीजिए। बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। वे अपनी इकलौती रचना बिहारी सतसई के माध्यम से अपनी बहुज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। सतसई में दोहों की संख्या को लेकर विवाद है। सर्वमान्य 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई का महत्व। भाषा एवं कल्पना की समाहार शक्ति। अगर आज हम बिहारी को जानते हैं तो वो बिहारी सतसई की वजह से जानते हैं। तो इसलिए जो विशेषताएं या जो महत्व बिहारी सतसई का है, वही महत्व कवि बिहारी लाल का है। तो भाषा एवं कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करते हैं। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी साहित्यिक है। बिहारी ने अपने एक दोहे में नायक नायिका के सभी मनोभावों को प्रस्तुत किया है। कहत नटत रीझत खीझत
मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। चमत्कार एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन। बिहारी ने अपने दोहों में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से चमत्कार उन्होंने स्थापित किया या फिर उसको प्रस्तुत किया। जबकि ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, राजनीति, नीति, इतिहास और लोक चेतना उनकी बहुज्ञता के उदाहरण। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऊही खाए बौराय, यही पाए ही बौराय। श्रृंगार रस की प्रधानता। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगारी ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के मनोभावों का श्रृंगारिक वर्णन अद्भुत है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कौ करे भवन हसे, तैन कहे नटी जाए। भक्ति एवं नीति परक। बिहारी सतसई में कुछ पद भक्ति और नीति के भी लिखे हैं। बिहारी ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन करके कृष्ण की जगह राधा की भक्ति की है, जो अपने पूर्ववर्ती परंपरा से अलग है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहारी सतसई बिहारी का वैविध्यपूर्ण ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। तो बिहारी सतसई का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और यहाँ पर आपने पूरा उत्तर लिख दिया। ठीक है, बिहारी सतसई में किन किन विषय वस्तु को उठाया गया है, पूरा आपने बता दिया। अगला प्रश्न था, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु युग के सभी साहित्यकार लगभग पत्रकार थे। वे किसी न किसी पत्र का संपादन कर रहे थे। भारतेंदु ने स्वयं 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी प्रमुख हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु ने हिंदी भाषा और गद्य को नया रूप दिया, जिसमें उनके पत्र पत्रिकाओं का काफी योगदान रहा। ऊपर हमने इसकी चर्चा कर दी। इनके जितने भी समकालीन साहित्यकार थे, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और प्रेमघर ने आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके माध्यम से गद्य को परिष्कृत किया। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से भाषा और लिपि, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण करके उस समय की जो जनता थी उसको जागरूक किया, उसको एक बार फिर से नवजागरण से जोड़ने का प्रयास किया। तो आपने देखा कि शुरुआती प्रश्नों के उत्तर थोड़े से हल्के से आपको बड़े लग सकते हैं, लेकिन जब उसको हमें समीक्षा उसकी करना है या फिर विवेचना करना है तो थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आगे के प्रश्नों को आप देखेंगे कि उनके उत्तर में धीरे धीरे कमी आ रही है शब्दों को लेकर, इसलिए हर प्रश्न के शब्द सीमा को आप बराबर करके नहीं चल सकते। अगला प्रश्न था, नई कविता का आशय स्पष्ट करते हुए इसके किसी प्रमुख कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो पहले हमें नई कविता के बारे में बतलाना है, फिर उससे जुड़े हुए किसी एक कवि का हमें साहित्यिक परिचय देना है। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद प्रयोगवादी कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा। जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से कविता क्षेत्र में एक
आंदोलन की शुरुआत हुई। नई कविता में नई शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नई कविता की एक धारा आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद और व्यक्तिवाद से प्रभावित थी, जिसका नेतृत्व अज्ञेय कर रहे थे। वहीं दूसरी धारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी, जिसके अग्रणी कवि मुक्तिबोध थे। इनके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती और विजय देवनारायण शाही आदि का नाम लिया जा सकता है। नई कविता की पृष्ठभूमि में दूसरा सप्तक और उत्कर्ष के रूप में तीसरा सप्तक के कवियों को रखा जा सकता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों में भोगे हुए यथार्थ पर जोर, लघु मानव की अवधारणा, आधुनिक भावबोध, भाषा, बिंब और प्रतीकों की नवीनता पर जोर है। तो हमने नई कविता के आशय को समझा दिया यहाँ पर। अब अज्ञेय को हमने इसमें रखा हुआ है। आप किसी अन्य कवि को भी रख सकते हैं, मुक्तिबोध को रख सकते हैं, रघुवीर सहाय को रख सकते हैं, ठीक है। जिसको आप पसंद करते हो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को रख सकते हो। इसमें छूट है, हमने अज्ञेय को रखा क्योंकि भले अज्ञेय को आप प्रयोगवाद से जोड़कर देखते हो, लेकिन इनकी काव्य यात्रा आगे भी रही तो उसमें नई कविता की बहुत सारी प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती हैं। अज्ञेय को छोटी कविताओं का मास्टर माना जाता है। इनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम है। द्वितीया, हरी घास पर क्षण भर, सांप, नाच और असाध्य वीड़ा उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। उनकी संपूर्ण कविताओं का संग्रह सदा नीरा नाम से प्रकाशित है। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी और 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भग्न दूध और चिंता छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट और प्रतिनिधि कवि हैं। इस धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। तार सप्तक की कविताओं के साथ अज्ञेय की नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, जो आगे चलकर इत्यलम में संकलित की गई। उनकी एक कविता है, यो मैं कवि हूं, आधुनिक हूं, नया हूं, काव्य तत्व की खोज में कहां नहीं गया हूं, चाहता हूं आप मुझे एक एक शब्द सराहते हुए पढ़ें, पर प्रतिमा अरे वह तो जैसी आपको रुचे आप स्वयं गढ़ें। तो अज्ञेय की एक कविता का हमने यहाँ पर उदाहरण दिया। तो देखिए यहाँ पर हमें नई कविता का आशय स्पष्ट करते हुए किसी प्रमुख कवि यानी कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना था। समीक्षा देखिए यहाँ पर नहीं कर रही थी, केवल परिचय टाइप का ही देना था और हमने दे दिया। तमाम विद्यार्थियों ने पूरे काव्य संग्रहों का नाम लिखा होगा, वो भी उनका उत्तर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि रेखा चित्र के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान बताइए। तो आप लिखेंगे, रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है। यह अंकन पूर्णतः तटस्थ भाव से किया जाता है। कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके साहित्यकार किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी मूलभूत विशेषताओं के साथ सजीव कर देता है। हिंदी के रेखा चित्रकारों में महादेवी वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महादेवी जी की 4 गद्य कृतियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उनकी संवेदनशील चित्र रचना है, यानी कि रेखा चित्र है। इनके अंकन में महादेवी जी की स्मृति में उभरने वाली रेखाएं शब्दबद्ध हो गई। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में समाज के उपेक्षित व कमजोर प्राणी रेखांकित हुए हैं, जो जीवन के प्रवाह में दुख के थपेड़ों को झेलते हुए लेखिका की सहानुभूति और संवेदना को ग्रहण करते हैं। पथ के साथी में महादेवी जी के अग्रज और सहयोगी हैं, जो उन्हें प्रिय हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से महादेवी को प्रभावित और प्रेरित किया है। मेरा परिवार में जिनको महत्व दिया गया है वे पशु पक्षी हैं। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्को, रोजी और रानी जैसे पशु पक्षियों का जिक्र करके महादेवी वर्मा ने इन प्राणियों की जीवन कथा को अपनी जीवन की करुण कथा से जोड़ा हुआ है।
लिखने के लिए तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको समझना है कि महादेवी वर्मा कवयित्री भी रही, तो उनके गद्य में भी उनका जो काव्यमय हृदय है वो दिखलाई पड़ जाता है। क्या कारण है कि उन्होंने उपेक्षित और कमजोर प्राणियों को रेखांकित किया, क्योंकि उनके दुख भरी कथा में अपनी जीवन की कथा को वो जोड़ लेते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो जिस तरीके का कोई व्यक्तित्व होता है उसी तरीके की चीजों को अपने से जोड़ लेता है। तो ये विशेषता रही रेखा चित्र में भी कि उन्होंने उन्हीं विषयों को उठाया जिनको कि कविताओं में एक तरीके से उठाया था। कविताओं में उन्होंने अपने को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर समाज को भी केंद्र में लाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर महादेवी जी ने अपने रेखा चित्रों द्वारा सामान्य जनों को चित्रित करके विशिष्ट बना दिया और साबित किया कि मनुष्य की मनुष्यता ही उसकी पहचान है। वह जड़ चेतन, पशु पक्षी, कीट पतंग सभी को अपना ममत्व और सन्निह दे सकता है। तो आपने यहाँ पर रेखा चित्र के विकास पर बात करते हुए महादेवी वर्मा के योगदान पर यहाँ पर ज्यादा फोकस रहना था और उसी तरीके से हमने उत्तर बताया। अगला प्रश्न था कि रस के अवयवों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये एक तरीके से व्याकरण या काव्य शास्त्र का अंश हम कह सकते हैं। तो इसमें अपेक्षाकृत कम लिखना है, लेकिन ठोस लिखना है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, भाव का जहां स्थायित्व हो उसे स्थायी भाव माना गया है। मनुष्य के चित्त में ये भाव रहते हैं, अनुकूल वातावरण आने पर प्रकट हो जाते हैं। रति, उत्साह, क्रोध, शोक आदि स्थायी भाव। विभाव, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा गया है। इसके 2 प्रकार हैं: आलंबन, उद्दीपन। आलंबन विभाव, जिन व्यक्तियों के आलंबन से स्थायी भाव उत्पन्न होता है वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं: आश्रय और विषय। यहाँ पर अगर ऐसे विद्यार्थी जो राम, सीता, वन, बल्कि जो बगीचा है, ठीक है, इन सब का जो भी चित्रण उदाहरण देकर किया होगा, वो भी उनके उत्तर में उसको मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, अलग अलग उदाहरण दिया, कोई शकुंतला दुष्यंत का दिया होगा, कोई राम सीता का दिया होगा, कोई अपने प्रेम को जोड़ दिया होगा। सबका अपना अलग अलग है। तो हमने 10% का जो अंतर शुरू में बतलाया उसको यहाँ पर बरकरार रखा हुआ है। उद्दीपन भाव, आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव को जो बढ़ाते हैं वे उद्दीपन कहलाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं: विषय की बाहरी चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। अनुभाव, स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं: कायिक, वाचिक, आहारिक और सात्विक। सात्विक भाव का संबंध मन से है। इसकी संख्या 8 है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैमर्य, अश्रु और प्रलय। संचारी भाव, स्थायी भाव के साथ संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहा गया है। इनकी संख्या 33 बताई गई है, जैसे शंका, निद्रा, मद, आलस्य और वितर्क। इस तरीके से आपने रस के अवयवों को उदाहरण सहित स्पष्ट कर दिया और पारिभाषिक तौर पर समझाने का भी प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विकास की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। भारत की प्राचीन लिपियों में खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल और गुप्त काल। गुप्त काल के आरंभ में ही ब्राह्मी के 2 भेद हो गए: दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी का नाम गुप्त लिपि है। गुप्त लिपि से 6ठी शती में सिद्ध मातृका लिपि निकली जो कश्मीर से वाराणसी तक के विशाल क्षेत्र में चलती थी। बाद में इसी को कुटिल या कुटिलाक्षरा कहा गया, क्योंकि वो वक्र टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, इसलिए उसको कुटिलाक्षरा भी कहा जाता है। फिर इससे उत्तर भारत की बहुत सी लिपियों का विकास हुआ, जिनमें देवनागरी एक है। तो आप देख रहे हैं कि देवनागरी लिपि के विकास की जो रूपरेखा है उसको यहाँ पर आप इस तरीके से एरो देकर बना सकते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं
तो शुरुआत करते हैं संस्कृत से, ठीक है। फिर इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। उसी तरीके से ये भी है। कहने को तो कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि से इसका है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विकास का जो क्रम है इसी तरीके से आपको बतलाना था। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। राष्ट्रकूट नरेशों और विजयनगर के राजाओं के राज्यकाल में इसका भरपूर प्रयास हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो देखिए यहाँ पर केवल विकास की रूपरेखा आपको बताना था, न इसकी विशेषताएं बतलानी थी, न सुधार के प्रयत्न बतलाने थे, और न ही नामकरण को लेकर जो विवाद थे उसको बतलाना था। विकास के बारे में बताना था, जिसका कि सटीक उत्तर ऐसा ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय में निहित अंतर बताते हुए प्रत्यय के भेदों की सोदाहरण चर्चा कीजिए। तो यहां पर हमने पहले बताया उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उप उपसर्ग है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे उठान, बनावट, टिकाऊ। इसमें आन, आवट, उ प्रत्यय लगे। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें एक उदाहरण आप जोड़ सकते हैं, जैसे है मानवता, तो मानव प्लस ता। तो इस तरीके से आपका उत्तर आप देख रहे हैं कि कम शब्दों में हो गया। जिस तरीके से हमने समीक्षात्मक उत्तर को थोड़ा सा विस्तार दिया था, हल्का सा, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन अपूर्णता के कारण उसमें थोड़ा सा हुआ होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक समय सीमा में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि किसी में ज्यादा, किसी में कम लिखना है। बस आपके अंदर एक इस चीज को, इस प्रवृत्ति को विकसित करना है कि पता चल जाए कि किसमें किस तरीके से आंसर लिखना है। बाण भट्ट की कृतियों का सामान्य परिचय दीजिए। तो बाण भट्ट की कृतियों का सामान्य यहाँ पर परिचय देना था। तो संस्कृत गद्य साहित्य में बाण भट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि रहे। बाण भट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। इनका जन्म शोण नद के तट पर प्रीतिकूट ग्राम में हुआ था। बाण भट्ट चित्रभानु के पुत्र थे। उनका पूरा वंश वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, अतः शास्त्रीय विद्वता इन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। बाण भट्ट ने दो गद्य लिखे, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित एक आख्यायिका है जिसके आरंभिक अंश में बाण भट्ट ने अपना विस्तृत परिचय दिया है और बाद के अंश में हर्ष का चरित्र चित्रित हुआ है। कादंबरी कथा है जिसमें नायक चंद्रापीठ और नायिका कादंबरी की काल्पनिक कथा वर्णित है। कादंबरी बाण भट्ट की उत्कृष्ट गद्य रचना है। तो यहाँ पर कृतियों का सामान्य परिचय देना था, जिसको कि हमने 8 अंकों के हिसाब से दे दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने खंड अ के अंतर्गत कुल 10 प्रश्नों पर चर्चा की, और इसलिए अलग से चर्चा की ताकि जो शब्द सीमा है 125 की, या फिर 8 अंकों के हिसाब से हमें कैसे लिखना चाहिए, उसके स्पष्टता को लेकर हमने अलग से बनाया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कई बार लेक्चर्स अपलोड होने में या फिर आप सभी को मिलने में देरी हो जाती है, तो ये मानकर चलिए कि आपका ये शिक्षक कहीं ना कहीं आपके लिए ही कुछ न कुछ तैयारी कर रहा होगा। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो नए विद्यार्थी हैं, उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी कोचिंग चलाते होंगे, पेड कोर्स चलाते होंगे, ऐप पर पढ़ाते होंगे, हमारा ये दोहरा चरित्र है कि हम केवल यूट्यूब पर आकर अपना प्रचार करते होंगे। तो उन नए विद्यार्थियों को हम बताना चाहेंगे कि जो कुछ है यही यूट्यूब चैनल ही है, और हमारा एक ही चेहरा है जो कि सच्चाई से आप सभी को मार्गदर्शित करने का प्रयास करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी भ्रम में न रहें, लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, अपडेट को देखते रहें, और जो पुराने वीडियोज हैं
वो बिना किसी के कहने से ही आप उनको देखिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को प्रिंट आउट करा के चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोज को देखिए। आपको ये ना कहना पड़े कि फला प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, ढेका प्लेलिस्ट है उसमें देखिए। हमने हर परीक्षा के दृष्टिकोण से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसको क्रमबद्धता देने का प्रयास भी किया है कि हमारे विद्यार्थी परेशान ना हो, भटके ना। तो आप अपने दिल में एक काल्पनिक बना लीजिए कि आपने अनुराज हिंदी एकेडमी में एडमिशन लिया है और बहुत भारी रकम दिया है। भारी रकम क्या दिया है? आपने अपना समय दिया है। समय को हम नहीं खरीद सकते, समय किसी मार्केट में नहीं मिलता है, नहीं तो आजकल कोचिंग वाले उस समय को भी खरीद के आपको बेचना शुरू कर देते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, निखारिए और उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।